मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद ना हुए तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला, कावे मसावी। मौलाना फजलुर रहमान की MKM क़यादत से मुलाकात, क्या इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ने वाले हैं? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा से, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर खान से और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। OIC की वज़ारत ख़ारजा काउंसिल का 48वां इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। इजलास का इख्तितामी सेशन कल होगा। आज के इजलास में इस्लामोफोबिया, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मुस्लिम उम्मा को दरपेश अहम मसाइल पर बहस की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज OIC इजलास के इफ्तिताही सेशन में शिरकत की और मुख्तलिफ मसाइल पर खुलकर बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। After 9/11, this phobia kept growing. And the reason was, I'm sorry to say, that we in countries did not do anything to check this wrong narrative. Enlightened moderation was a term to appease those who were relating terrorism to Islam. And unfortunately, as a result, there was this perception that there are different types of Islam. There's some radical Islam, there's some moderate, there's some liberal Islam. There is only one Islam, Islam of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. कुछ अहम पॉइंट्स जो आज हुए, आपने तकरीर प्राइम मिनिस्टर की देखी, वो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम को उजागर किया और OIC से इस हवाले से किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी की। फिर उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने मसला फ़लस्तीन के हवाले से भी बात की, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उन्होंने कहा कि OIC ममालिक को याद होना चाहिए कि वो अब तक इस मसले के हल के लिए भी मौसर आवाज़ नहीं बन सके। अगेन प्राइम मिनिस्टर ने रूस और यूक्रेन के मुतनाज़ा के माबैन जो तनाज़ा है उसका भी जिक्र किया और चीन और OIC ममालिक को मिलकर इस मामले को हल करने में अपना किरदार अदा करने के हवाले से भी कहा। लेट्स वॉच हिम। May I suggest that the OIC, during its discussions, the foreign ministers, how we can bring about a ceasefire, how we can try and put an end to the conflict. OIC and China, how we can influence the events in Ukraine and stop this and have some ceasefire and resolve this conflict. फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच खुर्रम साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले तो मेन एजेंडा पे आते हैं, ये हमारे इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, क्योंकि इस वक्त एक मूव चली हुई है ऑफ चेंजिंग द गवर्नमेंट। कोई भी और गवर्नमेंट आएगी तो हम इन इश्यूज़ पर मुत्तफिक हैं? जी मुत्तफिक हैं, बिल्कुल हैं। हम इस पर मुत्तफिक हैं कि हिंदुस्तान ने जो 5 अगस्त 2019 को अमल किया कश्मीर पर अपना तसल्लुत कायम करने का, उसके 3 टुकड़े करने का, कि वो गलत है और उसके खिलाफ हमें भरपूर सफारती जंग लड़नी चाहिए। इस पर हम सब मुत्तफिक हैं। लेकिन हम इस पर मुत्तफिक नहीं है कि इमरान खान साहब जलसों में जाते हैं और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हैं कि जी उनके अवाम के हक़ में है, क्योंकि वो हिंदुस्तान है जो हर रोज़ कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है, जो 30 साल से 1 लाख कश्मीरियों को कत्ल कर चुका है। कश्मीरी ख़वातीन की हज़ारों की तादाद में अस्पत दरी हुई है, वहाँ इज्तमाई कब्रें मिली हैं और खान साहब जो हैं वो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ फरमा रहे हैं। तो हमें जहाँ तक तो हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश भी है कि पाकिस्तान के अंदर के जो सियासी तनाज़ात हैं वो हमारे बॉर्डर के अंदर रहने चाहिए। जब हम पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर जाएं तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही होना चाहिए, हमारी कोशिश थी। और इसीलिए आपको मालूम है कि बाकायदा तौर पर अपोजिशन ने यूनाइटेड होकर कहा कि जी हम OIC के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो मुस्लिम उम्मा के मामलात हैं वो डिस्कशन हो, और हम नहीं चाहते कि ये मामला जो है हमारी जो सियासी तनाज़ा है, जो एक आइनी अमल हम कर रहे हैं, वो उसके ऊपर इंटरेक्ट हो। अब ये टेस्ट इमरान खान साहब की डिप्लोमेसी का है कि जो वो काम अभी नहीं कर पाए 5 अगस्त 2019 के बाद, कि OIC जो है वो भरपूर मजम्मत करे हिंदुस्तान के जो गैर उन्होंने
इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक किया है, एक ऐसा मामला जो आज भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पर है, उसको उन्होंने बाय फोर्स उसके कश्मीर के टुकड़े किए हैं। तो हमें तो इनको देखना है कि वो कितनी जो है इंटेंसिटी से हिंदुस्तान की मजम्मत होती है इस मामले के ऊपर, क्योंकि अभी तक 5 अगस्त 2019 से आपको मालूम है 3 साल होने वाले हैं, उस किस्म की मजम्मत हिंदुस्तान की हम नहीं ले पाए दुनिया के किसी भी फोरम से। आप ये वेट करें कि इकट्ठे सारे उसको कंडेम जी देखिए ना, ये मैं आपको फर्क क्या है, फर्क ये है कि 2016 में ओआईसी की समिट हुई जिसमें तमाम सदूर वजीर आजम आते हैं इस्तांबुल में, उसमें कश्मीर के ऊपर कुछ 6 पैराग्राफ्स हैं, 1.5 सफ़े का उसके ऊपर डिस्कशन है कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स की, कश्मीरियों की जो उनकी है सेल्फ डिटर्मिनेशन की। लेकिन जब इमरान खान साहब के दौर में मक्का समिट हुई, ओआईसी की एक ही समिट हुई है, उसमें कश्मीर पर 1.5 पैराग्राफ है, और वो कश्मीर की जो ये एहसास हुआ कि शायद कश्मीर की अहमियत घट गई है। तो यहाँ इमरान खान साहब को बजाय ये, ठीक है इस्लामोफोबिया की जरूर बात करें और इश्यूज को बात करें, लेकिन हमें भी तो देखना ना कि पाकिस्तान का कोर इंटरेस्ट क्या है। पाकिस्तान का कोर इंटरेस्ट जो है वो कश्मीर है, और उसके हवाले से भी हमारी सॉवरेंटी के हवाले से भी इमरान खान साहब की अभी तक जो गुफ्तगू है यूक्रेन और रूस के मामले में वो मुबहम है, क्योंकि जिस तरह हम एक छोटा मुल्क हैं हिंदुस्तान के मामले में, यूक्रेन भी एक छोटा मुल्क है रूस के मामले में। ठीक। और जब खुद मुख्तारी का सवाल पैदा होता है, या तो होना चाहिए कि अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी 2 साल पहले बाकायदा तौर पे जहाज भेजकर हमारी खुद मुख्तारी वायलेट की है, बालाकोट पर बॉम्बिंग की है उन्होंने। तो लिहाजा हमें उस तनाजुर में अपनी फॉरेन पॉलिसी का तयन करना है। तो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करें हिंदुस्तान के मामले में या इस्लामोफोबिया के मामले में या यूक्रेन और उसके बाद तनाजा हल कराने में, लेकिन जहां हमारे कोर इंटरेस्ट हैं, इमरान खान साहब अभी तक तो उनका दिफा नहीं कर पाए, ना ही उनको प्रोपेगेट कर पाए। ये उनके पास मौका है आज और कल की, अगर कल का इलामिया जो है हमें कोई बेहतर रास्ता दिखाता है तो जरूर उसको वेलकम करेंगे। राइट। नफीसा शाह साहिबा, ओआईसी इजलास हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुमकिन तौर पर सर्द जंग का आगाज हो रहा है, ब्लॉक्स बन रहे हैं और हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है इस बदलती दुनिया में? देखिए, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं है कि हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या है। बहुत खुशाइंद है कि ओआईसी हमारे मुल्क में हो रहा है, हम होस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी की सिमत कहाँ है, क्या है? जब जैसे ही ये वजीर आजम आए तो फौरन सीपैक बंद हो गया, और फिर आप उसका बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पर आज जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन में जिस वक्त जंग छिड़ रही थी और रशिया बमबारी कर रहा था तो आप वहां पहुंच गए थे। फिर आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। फिर अफगान, मतलब इशू ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या, उसका डायरेक्शन क्या है, नेशनल सिक्योरिटी मुल्क की पॉलिसी वो क्या है, और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी एक दिन भी मुझे याद नहीं है 3.5 साल में कि वजीर आजम साहब आके और कोई उन्होंने स्टेटमेंट दी हो अहम इश्यूज के ऊपर, या वजीर खारजा ने बहस कराया हो। अफगानिस्तान का मामला हुआ, एक दिन भी बहस नहीं हुआ। इतनी तेजी से इनखला हुई और हमारे खत्ते में उसके अभी तक असरात हैं, लेकिन एक दिन भी मामला बहस में नहीं आया। रूस अब कह रहे हैं कोई क्वाड का हिस्सा है, कोई दूसरी कोई एक्सेस है, और पाकिस्तान कह रहे हैं वी आर सिटिंग ऑन द फेंस, ना हम इधर है ना उधर है। ये कहना सिर्फ इट्स नॉट इनफ। पाकिस्तानी पब्लिक जो है या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो बेहतर है कि कोई भी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान उस खत्ते में है जहां वी आर सिटिंग बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, और ये इलाका सालों से, डेकेड से खाना जो है जंग की कैफियत है। यहां पर कोल्ड वॉर चली, उसके बाद अफगानिस्तान में जंग छिड़ी, यहां ईरान है, यहां एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ चाइना है, सेंट्रल एशिया है, रूस है। जो कॉलोनियल हिस्ट्री है इस मुल्क, इस खत्ते की, कि वो भी उस वक्त भी इसी किस्म के कॉम्पिटिशंस जो है वो चले हैं। तो इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम फॉरेन पॉलिसी का तयन करने के लिए पाकिस्तान की अवाम या ये हाउस बैठे और वो फिर
इमरान खान एक दिन जागते हैं, उनको पता चलता है कि वहां मलेशिया में उन्होंने कमिटमेंट की कि हम लोग कश्मीर के ऊपर 3 मुल्क की कॉन्फ्रेंस होगी, फिर वहां ही स्टूड देम अप, ही डिडंट गो। मतलब इतने इराटिक इनकी पॉलिसी है, कुछ पता नहीं है कि वो किस सिमत में जा रहे हैं। तो सिर्फ ये महज कहना कि हम जी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और ये है वो है, द प्रॉब्लम विद आवर प्राइम मिनिस्टर इज कि वो जब डेज पर खड़े होते हैं, ही फॉरगेट्स दैट ही इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही बिकम्स अ प्रोसेलाइटर। आज भी अगर आप उनकी स्पीच देखें तो वो प्राइम मिनिस्टरियल स्पीच नहीं थी, वो लग रहा था कि एक आपका कोई प्रोसेलिटाइज कर रहा है, कोई आपको प्रीच कर रहा है, एक सरमन दे रहा है। तो ये सरमन तो आप देने नहीं आए हैं, आप बैठकर और वहां फॉरेन मिनिस्टर्स को आप इस्लामिक वैल्यूज पढ़ाने आ रहे हैं। मतलब किस किस्म की स्पीच थी? आई डोंट, एज आई सेड, इस मामले पर आई डोंट वांट टू अननेसेसरीली क्रिटिसाइज। हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव मोड में रहे, लेकिन ये भी मैं जरूर क्रिटिसाइज इस बात को करूंगी कि अगर ओआईसी पर इतना हर कोई सेंसिटिव था कि भाई ये अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हो, तो ऑपोजिशन कहां है इसमें? मुझे तो कोई दावतनामा नहीं आया और पूरी गैलरीज भरी हुई थी। मुझे पता नहीं कि कौन अफसर बैठे हुए थे, स्टाफ बैठे हुए थे, लेकिन एमएनएस तो नहीं थे वहां पर। हम लोगों की क्यों नहीं शमूलियत इतना अहम कॉन्फ्रेंस जहां हो रहा है? तो ये हम जमशेद इकबाल चीमा साहब से पूछ लेते हैं। उसके साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी नफीसा शाह साहबा कह रही हैं कि हतमी तौर पे उसकी क्या सूरत हाल है। वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। जमशेद चीमा साहब, फॉरेन पॉलिसी की आजकल डिस्कशन भी बहुत हो रही है, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान का कोर इशू है ही कश्मीर। क्या कोई ऐसा मैसेज जाएगा इस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें हम कह सकें कि हमने कश्मीर के हवाले से प्रेशर डाला है भारत पर? देखिए, ये जो आपकी ओआईसी हो रही है, ये अफगानिस्तान के हवाले से ओआईसी हो रही है, ये अफगानिस्तान के हवाले से मुस्लिम दुनिया क्या करे। और दूसरा यकीनी बात है कि कश्मीर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखें, जो बात हो रही थी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि हमने इंडिया की तारीफ़ क्यों की है, बाकी तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है इंडिया की, उसकी तारीफ़ क्यों की है? देखें, इंडिया यू कैन से कि कोई 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, कुछ बुरे हो रहे हैं। अगर तारीख ने ये साबित किया कि वो जो नॉन अलाइज की उनकी पॉलिसी थी और उसमें उन्होंने रशिया किया, रशियन ब्लॉक किया और अमेरिकन ब्लॉक किया, दोनों से बेनिफिट लिए और दोनों में वो हमसे आगे रहे। हम सिर्फ अमेरिका की गोद में बैठे रहे और हमें उसने एक छोटे पार्टनर का दर्जा दिया या एक नॉन इम्पॉर्टेंट पार्टनर का दर्जा दिया और हमें इस्तेमाल किया उसने हमेशा। और वहाँ भी जो स्ट्रेटेजिक अलायंस डेवलप हुआ, अल्टीमेटली वो इंडिया का डेवलप हुआ, हमारा नहीं हुआ। वहाँ पे एक हमने एज ए गन या एज ए किराए के सिपाही काम भी किया तारीख में और लिया भी कुछ नहीं, और इंडिया वहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर सामने आया। वजह वही थी कि हम गैर मशरूत तौर पर उनके साथ थे, मतलब उन्हें कोई खतरा नहीं था कि हमें छोड़ के जा सकते हैं, और कभी हमने जुर्रत नहीं की और आज भी हम जुर्रत नहीं कर रहे। हमें ये बताते हैं कि जी आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, आपने यूरोपीय यूनियन को क्यों कहा कि आप इंडिया को ये खत लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देखें, हमारा बेसिक जो डिसीजन है गवर्नमेंट का कि हम नॉन अलाइज हैं, हम अमन में पार्टनर होंगे, हम किसी के किराए के सिपाही नहीं होंगे। 70 अरब यू कैन से 70 बिलियन 80,000 लोग हमारे शहीद हुए, $70 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ, और ये $2 अरब $3 अरब लेके खुश होते रहे कि यहाँ पे हमने उनसे ले लिया, या उन्होंने कुछ लोगों ने लेजिटिमेट कराया, कुछ लोगों ने अपनी रॉन्ग गोइंग जो है वो छुपाई, कुछ लोगों ने वहाँ जायदादें बनाई हुई थी। चीमा साहब उस वक्त भी यही बात करते थे, पीपल्स पार्टी भी एग्जैक्टली यही कहती थी कि हमने तो हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमने नहीं हमारी कुर्बानियों को समझे। पीएमएलएन भी यही कहती थी। ये तो पाकिस्तान की स्टेट का मौकफ रहा है। नहीं, मैं कहता हूँ इसमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने कहा कि खुशी खुशी हम रेडी हैं आपके साथ तमाम कुर्बानियां देने के लिए। उसमें अपना मौकफ उजागर करते रहे हम थ्रू आउट। व्हाट इज डिफरेंट नाउ? क्या जारहाना होने की जरूरत है? क्या दूसरे ममालिक को नाराज करने की जरूरत है?
नहीं फ्रिया, देखिए हमने कोई नाराज होने वाली बात ही नहीं की, किसी को नाराज करने वाली तो बात ही नहीं की। हम कह रहे हैं कि हम आपकी जंग नहीं लड़ेंगे, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम आप कह लें देखिए दुनिया में 70% रीजनल ट्रेड है। हमने कभी रीजन में एक तरफ हमारी बेसिकली क्राइसिस है, वैसे रिलेशनशिप का क्राइसिस है इंडिया के साथ, बाकी रीजन में हमारी ट्रेड है ही नहीं, ना होने के बराबर है। सो हमने एक दुश्मनी बना के रखी और हम लड़ते रहे। और हमने, आपने पूछा कि हमारा मौकफ तो पहले भी ये था, मौकफ था लेकिन हमने कभी उस पर एक्ट नहीं किया। पहली बार है कि हमने उसके मुताबिक काम किया है, कि हमने कहा है कि जी हम आपके कहने पे सिर्फ आपकी विश लिस्ट जो है वो पूरी नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क के मुफाद के मुताबिक काम करेंगे। सो हम अपने मुल्क के मुफाद के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमने कभी भी यूरोपीय यूनियन को इनकार नहीं किया, कभी हमने कभी उनके साथ आपने नाराज नहीं किया। मुल्क के मफाद के मुताबिक काम नहीं होता रहा, उससे पहले मुल्क के मफाद में काम नहीं होता। डेफिनेटली नहीं हुआ, हम तो किराए के सिपाही थे, हम तो लड़ते रहे अफगानिस्तान में जाके, हम तो जाके डू मोर करवाते रहे। हम पे 400 अगर यहाँ पे हमला हुआ, 400 ड्रोन अटैक हुआ और हम जाली उसकी मजम्मत करते रहे, और हम बाहर के मुल्कों में जो मौजूद जायदादें हैं उनकी हिफाजत करते रहे, या जाके कहीं हाथ मिला लिया, फोटो सेशन करवा लिया और खुश हो गए आके, वो आके लगा दिया ड्राइंग रूम में, सारी उम्र दिखाते रहेंगे बच्चों को, नस्लों को दिखाते रहेंगे। ये हमारी तो विश लिस्ट पहले इतनी थी, इससे ज़्यादा तो हमारी औकात ही नहीं थी। पहली बार इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी पे काम हो रहा है और उसके मुताबिक एक्शन हो रहा है, एक्ट उपान हो रहा है। और जब हो रहा है तो हमारी दुनिया में इंपॉर्टेंस पड़ रही है, लोग हमें सीरियस ले रहे हैं, लोग सीरियस ले रहे हैं। और हमारे, मैं समझता हूँ आज भी हमें सपोर्ट, इंटरनेशनल सपोर्ट ज़्यादा हुई है। वो ट्रेड के हवाले से देखें, वो इमदाद के हवाले से देखें, हमारी पोजीशन के हवाले से देखें, हम वो इम्प्रूव हुई है, ना कि खराब हुई है। और दूसरी बात, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया को हमने देखें, आप देखें कितने साल बाद जब इंडिया ने हमारी सरहदों की आप कह लें सरहदें तोड़ी, तो हमने क्या किया? सब जल्दी से, कितने साल बाद हमने जहाज गिराया, कितने साल बाद हमने चाय पिलाई। उससे पहले कभी हमने, उन्होंने हमारी सरहदों की आप कह लें कि खिलाफ कानून शिकनी की और हमने उनको जवाब दिया हो, कभी नहीं दिया। ठीक है, आप राइट, इफ यू अलाउ मी, ये जो बात है भारत का क्या तकलीफ है ओआईसी, इसके ऊपर बात की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, वो भी जरा देख लेते हैं, देन यू कैन रिस्पॉन्ड जो उन्होंने कहा है आपकी हुकूमत के बारे में। लेट्स वॉच शाह महमूद। भारत ने पूरी कोशिश की इस कॉन्फ्रेंस को अंडरमाइन करने की। मेरे इल्म में है उनके सफारतकार शब रोज लगे रहे और उन्होंने कहा कि मत जाइए, ये रुकावट, वो रुकावट। और फिर कुछ हमारे अपने लोगों ने भी मासूमियत में उनके चाल में आ गए और कहा कि हरगिज़ नहीं होने देंगे, हम धरने देंगे। ये इज्जत पाकिस्तान की है, हुकूमत वक्त की नहीं है। यहाँ पे उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ था, लेकिन ओवरऑल ये एक जनरल तासुर हो गया कि दुनिया चाह रही है ओआईसी ना हो। मैं इसीलिए जब फॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट उठेगा तो बहुत सख्त क्रिटिसिज्म आएगा। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में अगर वेस्ट से पाकिस्तान ने हटना शुरू किया तो वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। सीपैक किसने दस्तखत किसके हैं? सीपैक के ऊपर नवाज शरीफ के दस्तखत है। पीपल्स पार्टी कहती है हमने नहीं, उन्होंने लिख चले, हमने उसको फ्रोशन जो उसका एक्चुअल ऑन द ग्राउंड, पीपल्स पार्टी भी क्लेम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एक्चुअल ऑन द ग्राउंड सीपैक आया है जिसपे दस्तखत हुए हैं उसपे नवाज शरीफ के दस्तखत है ना। उसके बाद पाकिस्तान का रशिया के साथ जो पहला डिफेंस एग्रीमेंट है वो किस साल हुआ? 2014 में। उसपे ख्वाजा आसिफ एज डिफेंस मिनिस्टर उनके दस्तखत है। जिसके बाद 2016 में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पाकिस्तान और रशिया की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो हुई हैं, वो भी एक फैक्ट है। और उसके बाद पाकिस्तान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर जाना, फुल मेंबर बनाना, वो किस गवर्नमेंट में हुआ है? वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में, वहां भी नवाज शरीफ के दस्तखत हैं। तो अगर हमने वेस्ट से थोड़ा पिवट अवे किया है तो उसका एक्चुअल काम तकरीरें नहीं, बड़ी बड़ी गुफ्तगू नहीं, जज्बाती बातें नहीं, जो एक्चुअल काम है वो पीएमएलएन ने किया ऑन द ग्राउंड। अब ये जो कहते हैं कि जी देखें हम तो ये कर रहे हैं, भाई द फैक्ट इज कि जब बार बार अब ये क्लियर हो चुका है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं, तो एब्सोल्युटली नॉट, तो फिक्शन है ना। लेकिन क्वेश्चन तो था ना, वो तो एक एंकर ने क्वेश्चन किया कि अगर वो मांगे तो आप क्या कहेंगे? तो फिर ये हमें जो है ये दियो मलाई कहानियां तो नहीं सुनानी ना पाकिस्तान के अवाम को। विल यू नॉट से एब्सोल्युटली नो? आज आप ना कहते नहीं दूंगा, अगर अमेरिका मांगता तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। वी एग्री देयर। लेकिन जब मांगे ही नहीं तो ये कौन सा कोसला जो खड़ा किया गया है? रीफ्रेज कर लेते आंसर को, रीफ्रेज करें, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम को मिसगाइड मत करें।
और दूसरा आज जो फरमाई है तकरीर, तो उसमें तलाक कहां से आ गई? ओआईसी कौन सा लेक्चर दे रहे हैं ये ओआईसी को? उनको समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर को किससे कहां बात कर रहे हैं कि जी ओआईसी के आप फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी तलाकें वो बढ़ गई हैं और फाहशी हो गई है और मोबाइल की वजह से खराबी हो गई है। भाई असल काम जो करना था, जो कि कमिटमेंट की थी इमरान खान साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया मिलकर एक चैनल बनाएंगे जिस पे हम आगे बढ़ेंगे। You agree to that? I agree to that. लेकिन क्या उस पर कोई काम हुआ? If your government comes, क्या आप इसको लेके चलेंगे आगे? देखिए बात ये है If your government comes, उन्होंने इस पर काम करना था ना, उन्होंने इस पर काम करना था। जब काम करने का, देखिए फॉरेन पॉलिसी में आपके पास फ्री राइड नहीं है। जब काम करने का मौका आया और मलेशिया जाना था तो फिर वो एक क्लैश आया सऊदी अरब के साथ, पैसे प्रेशर आया, वापस सऊदी अरब का प्रेशर आया और आपको वो दौरा कैंसिल करना पड़ा। ना सिर्फ कैंसिल करना पड़ा बल्कि सऊदी अरब को जाके एक्सप्लेन करना पड़ा। तो ये जो डिप्लोमेसी, मेगाफोन डिप्लोमेसी की ना खान साहब की कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कंप्लीट डिजास्टर है कि अमेरिका भी नाराज है, चीन भी अनॉयड है, सऊदी अरब भी अनॉयड है। फाटक में हमारा क्राइसिस ग्रे हल नहीं हो रहा, आईएमएफ के साथ हमारा प्रोग्राम जो है वो गड़बड़ है। और हिंदुस्तान से जो अभी बात की है खान साहब ने, मैं याद करा दूं, अप्रैल 2019 में इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर मोदी साहब की गवर्नमेंट आ जाए तो बहुत अच्छा है, कश्मीर के हल में हमें जो है वो मदद मिलेगी। तो मदद ये मिली कि देखिए वो इमरान खान है ना जो आज करें कि एंटी अमेरिकन। जब 25 जुलाई 2019 को वॉशिंगटन से वापसी पे क्या कहा था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। और एग्जैक्टली 10 दिन के बाद हिंदुस्तान ने कश्मीर पर अपना तसल्लुत कायम कर दिया। उन्होंने कहा 3 टुकड़े करके आप जाएं, भाग जाएं, खत्म हो गया मामला। तो यहां ये फॉरेन पॉलिसी एक वैसिलेशन है कि बार बार स्विच करते हैं और जो स्टेडी इंटरेस्ट है पाकिस्तान के, उसको परसू करने की ना महारत है और ना ही समझ। स्लो कंसिस्टेंट पॉलिसी इस हवाले से रही है कि अगर हमने किसी दूसरे ब्लॉक में जाना भी है, नफीसा शाह साहब, व्हाट डू यू थिंक कि हम इन चेंजिंग ब्लॉक्स में दूसरी तरफ शिफ्ट करते आहिस्ता आहिस्ता ही रहे हैं, कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है? सेकेंडली, खास तौर पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इशारा किया है वो आपकी जमाने वेलकम बैक। वक्फ पे जाने से पहले हम ओआईसी एंड फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे थे। एक और अहम बात ये हुई है कि हर जानिब जब ज़मीर जागने का मौसम चल रहा है, तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों के ज़मीर जागे हैं, उन्हें लगा है कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का ये बड़ा ख़तरा है। इस तरीके से अपोजिशन का साथ उन्हें लगता है देना ज़रूरी है। साथ ही साथ अचानक हमने देखा है कि कावे मुस्तफ़ी साहब को अभी ज़मीर जागा है। लेट्स वॉच हिम। अगरचे आप लोग इनके खिलाफ काफी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, बट आप ऐड करना चाहते हैं? मैं जो एक पहले करना था, इससे पहले का मुझे डिस्कस करें। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई 14 जनवरी को। उसमें कहा था कि पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर अपना फोकस करेगा। अब इमरान खान साहब को ये बात समझ नहीं आई कि यूरोपियन यूनियन ने, वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, GSP प्लस हमें दिया हुआ, जिसमें पाकिस्तान की तकरीबन 100% मसनूआत जो है ड्यूटी फ्री यूरोप के 27 मुल्कों में जाती हैं। अब जब वो यूरोप के मामले में बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये बयान वहाँ रजिस्टर होते हैं। ये सिर्फ आपका ये कहना है कि जी मेलसी में खड़े होकर मैंने बात कर दी तो व्हाट डज इट मैटर? इट डज मैटर। वहाँ लोग नोट करते हैं कि आप यूरोप के बारे में क्या बात कर रहे हैं, आप किसी किस्म किस पैराए में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर वाकई इमरान खान साहब, या तो जो उनके बयानात हैं अभी रिसेंट, उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को खुद रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि जी जियो इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए, हमने तो जज्बात पे बात करनी है, हमने तो एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी वेस्ट सेंटिमेंट फैलाना है। भाई पाकिस्तान का स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट है 7 अरब यूरो की एक्सपोर्ट्स हैं 1 साल की पाकिस्तान की, सिर्फ GSP प्लस की वजह से। तो अगर आप इस तरह के बयानात जो कि बिल्कुल गैर जरूरी हैं और अनडिप्लोमेटिक हैं, सिर्फ आपने सियासी फायदे के लिए, सियासी माइलेज के लिए आप इस्तेमाल करें, एक तो ये मैंने। दूसरा ये देखिए, ये माफ़ी का सीज़न है। अब पाकिस्तान के एक निजी चैनल हैं, उनको इसाक डार साहब से माफ़ी मांगनी पड़ गई। डेली मेल को जो है शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगनी पड़ गई। फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो कोर्ट में पूरा शहबाज शरीफ का जो केस था, मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्यूजेशन थी, वहाँ साबित हुआ कि वहाँ कोई चीज़ नहीं है। और अब कावे मुस्तफ़ी ने आके एसेंशली
जो चीज़ पहले ही इस्टेब्लिश थी उसको मज़ीद स्ट्रेंथन कर दिया है कि अभी तक इस हुकूमत का जितना भी एहतसाब का अमल था, वो जिस तरह जस्टिस खोसा ने सितंबर 2019 में कहा था, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। यही बात जो है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, यही बात हमारा हाई कोर्ट भी कह रहा है, यही बात ह्यूमन राइट्स वॉच भी कह रहा है, यही बात हमारा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कह रहा है, यही बात यूरोपियन यूनियन ने भी कही कि जी ये वन साइडेड जो है प्रोसेस चल रहा है एहतसाब का। तो यहां सिर्फ कावे मोसवी की जो भी क्रेडिबिलिटी है वो एक्चुअली जो एक पूरी आपको नजर आया है, क्रेडिबिलिटी तो उनकी इतनी कोई ज्यादा नहीं है। क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं है। आप ही कहते थे मैं सिर्फ एक इशू ये है कि एक विच हंट के लिए, इंतकाम के लिए नैब ने पाकिस्तानी कौम के 9 अरब रुपए कावे मौसवी को दिए हैं और अभी तक 1 रुपए का कोई एसेट, कोई रुपया रिकवर नहीं। मैं आपके पास आ रही हूँ, क्विकली नफीसा साहिबा से भी इस पे कमेंट ले लें। नफीसा साहिबा, क्या ये एहतसाब के बयानिए पे एक अहम एविडेंस समझी जा सकती है? जी, द क्वेश्चन इज वेयर इज शहजाद अकबर? दैट इज माय क्वेश्चन। कि जो एहतसाब अकबर था, जो 3-3.5 साल बैठकर इधर से फाइलें उधर, पता नहीं कितना कौम का पैसा उसने वेस्ट किया, पता नहीं कितने ट्रिप्स यूके लगाए, इधर लगाए, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। एट द एंड ऑफ द डे अगर यही चीजें रिवर्सल हो रही है और खुद वो भी अपना सूटकेस उठा के भाग गया है, वी डोंट नो वेयर ही इज, दैट इट शोज कि ये अकाउंट, सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक आई वॉश है इमरान खान का। इज अ विंडिक्टिव मैन और उसने अब आहिस्ता आहिस्ता विंडिकेट हो रहे हैं। हमारी तरफ से भी जो केसेस उन्होंने बनाए हुए हैं उनका क्या बना? कहाँ है कन्विक्शंस, कहाँ है इंडाइटमेंट, कहाँ है ये सारी चीजें? और नैब एक हथियार था, जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नैब आपका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हथियार है। और आज खान साहब खुद जो है, जो रियल अकाउंटेबिलिटी है वो पार्लियामेंट करती है। आज पार्लियामेंट जो है उनको ललकार के उनको कह रही है कम एंड फेस अस, वी वांट टू सी व्हाट हाउ यू स्टैंड एंड वेयर यू स्टैंड, और वहां से भाग रहे हैं। राइट, सो सबसे अहम सवाल अब यही है कि कावे मुस्तफी तो आ गए, चीमा साहब, शहजाद अकबर साहब का भी स्टेटमेंट आना चाहिए। आवाज खत्म हो गई। आई एम नॉट लिसनिंग। जी चीमा साहब। जी, मैं कह रहा था, देखिए पहले बात तो ये कि ये दोनों मेरे फाजल दोस्तों ने साबित करने की कोशिश की कि हमारी, यू कैन से कि हमने कोई नाराज़ कर दिया अमेरिका को और यूरोप को। देखें, 3 चीज़ें हमारी हैं बेसिकली। एक ट्रेड है हमारी, एक्सपोर्ट वो हमारी बड़ी है, दूसरा फॉरेन रेमिटेंस हमारी वहाँ से आती है वो बड़ी है, और तीसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी है। चाइना से भी बड़ी है और यहाँ से भी बड़ी है। पीपल्स पार्टी के दौर में $1300 मिलियन सालाना 5 साल के हिसाब से आता रहा है, और मुस्लिम लीग नून के दौर में $12 बिलियन आया 5 साल में। हमारे ये 3 साल में $8 बिलियन आया है। और फिर ये कि जो कुछ यहाँ पे डेवलप हुआ है, अभी $20 बिलियन के जो आप पहले रिसेंट एग्रीमेंट हुए हैं, जो मोटरवे बनी है और जो हमने पावर जनरेशन ऐड की है हमारे दौर में 3.5 साल में ऐड हुई है, वो मुस्लिम लीग नून के दौर से ज्यादा है। लिहाजा दूसरी बात आ गई कावे मुस्तफी की। कावे मुस्तफी के हवाले से बेसिकली एक दूसरा राणा शमीम है, ये एक दूसरा आदिल, क्या नाम है, गिलानी है, ये 2-4 बंदे किराए पे रखे हुए हैं। ये बार बार